5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉरगेटफुलनेस यानी कि भूलने की बीमारी। ये क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है या टॉपिक है जिसके ऊपर हमें 2 एपिसोड करने पड़ेंगे। जहाँ एक तो जनरल एपिसोड और अगला एपिसोड हमारा रहेगा कि ऐज रिलेटेड जो फॉरगेटफुलनेस आती है, उम्र बढ़ने के साथ जो आती है, उसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड लेंगे। आज हम लेंगे कि सामान्य रूप से भूलने की बीमारी क्यों होती है? एक तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, एच पाइलोरी इन्फेक्शंस हैं, हम सीजर दौरों की दवाई खाते हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसकी दवाइयाँ खाते हैं, एंटी एंग्जायटी मेडिसिन्स लेते हैं या लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन लेते हैं, लंबे समय तक डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन लेते हैं, लंबे समय तक हम रात को सोने की पिल्स लेते हैं या लंबे समय तक एलर्जी के लिए कुछ दवाइयाँ लेते हैं। या फिर कोई ब्रेन का ट्रॉमा हो जाए, ब्रेन में चोट लग जाए या ब्रेन की कोई बीमारी हो जाए, उससे भी हमारी फॉरगेटफुलनेस हो जाती है। और आम तौर पर क्या देखा जाता है फॉरगेटफुलनेस का, इन बीमारियों से भी थोड़ा-सा हट के देखें, तो एकाग्रता के कारण भी एकाग्र नहीं होते। आप एक चीज़ देखिए, आपने अगर थिएटर में कहीं जाके ड्रामा देखा है, नाटक देखा है, उसपे आप देखेंगे एक सीन लगा हुआ है, बेडरूम का सीन है, किचन का सीन है, एक ड्राइंग रूम का सीन है। तो आप जब पूरी तरह से साइड लाइट्स ऑन होती हैं, कर्टन नहीं होता है, तब आपका ध्यान जाता है, आप देखते हैं कि हाँ, यहाँ 3 सीन लगे हुए हैं। लेकिन अगर आने के बाद घर आने के बाद 10 आदमियों से पूछा जाए कि उस बेडरूम में बेड पर बेडशीट किस कलर की थी, तो शायद 1-2 आदमी बता पाएँ। अगर ये पूछा जाए कि ड्राइंग रूम में जो सोफ़ा था वो किस कलर का था? शायद 1-2 आदमी जवाब दे पाएँ, वो ना दे पाएँ जिन्होंने बेडशीट देखी थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतना ज़्यादा देख लेते हैं कि उसमें से कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते कि मैंने हमें जो कुछ अच्छा लगता है बस उसके ऊपर कंसंट्रेट कर लेते हैं। लेकिन डायरेक्टर को ये पता है कि मुझे कौन-सी चीज़ दिखानी है। प्ले के डायरेक्टर को पता है कि कौन-सी चीज़ पे मुझे ज़ोर देना है। अब वो क्या यूज़ करता है स्पॉटलाइट्स का यूज़ करता है। स्पॉटलाइट ड्राइंग रूम में एक बच्चा बैठा है, बच्चे के ऊपर स्पॉटलाइट आई, बच्चा बोल रहा है, आपका पूरा का पूरा ध्यान सारे जो पूरी स्टेज थी उससे हट के एक बच्चे पर केंद्रित हो गया। बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चे ने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, वो क्या सोच रहा है, उसके हाव-भाव कैसे हैं, हर चीज़ आपके निगाह में और आपको याद रहती है। तो डायरेक्टर को पता है कि जहाँ-जहाँ मैं स्पॉटलाइट डालूँगा, वो इनको याद रहेगी। तो जब हम एक बहुत मोटे तौर पर किसी दृश्य को देखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, हमारे ज़हन में चस्पा नहीं होती हैं। तो हमें क्या करना है, अपने आप को एकाग्र करना है। अब आप ये भी कहेंगे कि दवाइयाँ हैं, किसी को दौरा पड़ता है, दौरे की दवाई उसको तो खानी पड़ेगी, वो क्या करे? जी हाँ, खानी पड़ेगी, लेकिन वो कुछ खाना ऐसा खा सकता है जिसके कारण उसको सेरोटोनिन, एंजाइम या हमारे ब्रेन से निकलने वाले डोपामाइन्स हैं, अ, एंडोर्फिन्स हैं, उनको हम किस तरीके से मेंटेन रखें कि इन दवाइयों के इफ़ेक्ट्स कम से कम, साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम आएँ। इसी तरह से आप लेते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की तो दवाई आपकी छूट सकती है, कौन कहता नहीं छूट सकती है? क्यों डिपेंडेंट रहें उसके ऊपर? आप पूरा परहेज़ रखते हैं, आप वेजिटेरियन फूड लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, आप फ्रूट्स लेते हैं, फ्राइड बिल्कुल नहीं लेते हैं, बेकरी नहीं लेते हैं, आइसक्रीम्स आप नहीं लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आप नहीं लेते हैं, आप सैर ज़रूर करते हैं, लेथार्जिक जीवन नहीं जीते हैं, खुशी के साथ जीते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से एंटी एलर्जिक्स हैं, एलर्जी जिन चीज़ों से आपको है, आप उनको फाइंड आउट करते हैं, आप उनका प्रयोग नहीं करते, तो एंटी एलर्जिक की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको छींकें बहुत आती हैं, बहुत जल्दी गला पकड़ जाता है और उनको किसी को दही से, किसी को अचार से, किसी को कोल्ड ड्रिंक से, किसी को आइसक्रीम से, अब ये खाने ज़रूरी थोड़ा है, छोड़ सकते हैं, ना खाएँ, तो एंटी एलर्जिक की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। तो इस तरह से अपने बचाव रख सकते हैं। अब आती है बात कि फूड कौन-सा लें? मैं ना ये आज का एपिसोड बिल्कुल खड़ा होके कर रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दीवार है बिल्कुल खाली, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। एक बच्चा पैदा होता है उसके दिमाग की तरह जैसे उसका दिमाग खाली होता है। उसके ऊपर आप जो चाहें लिख सकते हैं। लेकिन इस दीवार की भी एक लिमिट है।
इस दीवार पे लिखा हुआ कुछ रह जाएगा, कुछ मिट जाएगा। अब जो मिट जाएगा, उसको कैसे याद रखा जाए? यहाँ वही चीज़ रहेगी जो मैं रखना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मेरी कंसंट्रेशन है। मेरे घर से मुझे कहा जाता है कि आप ये चीज़ ले आना, तो मेरी कंसंट्रेशन कितनी है? खैर, ये तो एक अलग बात हुई। अब बात आती है कि हम फूड कौन-सा लें? आप कैरेट्स लें, अखरोट लें, गाजर को, जैसे मैंने कैरेट को कहा कि गाजर को आप एज़ सच ना खाएँ, जूस के रूप में ना लें, उसको कद्दूकस करके लें। उसके 2 फ़ायदे हैं, कद्दूकस लेने से जहाँ उसकी एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, वहीं आपका पेट भी साफ़ होता है, एक एडिशनल बेनिफिट उसको मिलता है। अगर आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शंस किसी चीज़ से होते हैं, किसी को चीज़ से होता है, किसी को मिर्ची से होता है, किसी को कोई भी नॉन-वेज खाने से होता है, छोड़ दें। सिंपल, बहुत आसान है और कुछ भी छोड़ना मुश्किल नहीं है। थोड़ा-सा जीभ की गुलामी छोड़नी पड़ती है, तो सब कुछ छूट जाता है। तो आप अखरोट लें, गाजर लें, चुकंदर लें, बेरीज़ जितनी भी हैं, रसबेरीज़ हैं, वो लें, जूसी फ्रूट्स लें, पालक बहुत अच्छा है, पालक लें। तो इस तरह का अपना एक खान-पान रखें। हर रोज़ सुबह सैर ज़रूर करें। जब हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि बहुत सारे लोगों को फॉरगेटफुलनेस विटामिन बी 12 की डेफ़िशिएंसी के कारण होता है। तो विटामिन बी 12 एडिक्वेट मात्रा में लें आप। अ, उसका ध्यान रखें। कहीं से अगर हमें ब्लीडिंग होती है, किसी भी ऑर्गन से ब्लीडिंग होती है, तो ये ध्यान रखें कि मेरा बी 12 लेवल कहीं डाउन तो नहीं हो गया, तो उसको मेकअप करें, उस डेफ़िशिएंसी को मेकअप करें। सैर ज़रूर करें, सुबह सैर करें, 3 किलोमीटर की सैर करें, अपनी हाइट के हिसाब से करें, तेज़ कदमों से करें, साँस बिल्कुल गहरे-गहरे साँस लें, ताकि ऑक्सीजन डीप अंदर तक लंग्स तक जाए। और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स तक जाएगी, उतनी हमारे हार्ट तक पहुँचेगी, और जितनी लंग्स के लास्ट एज तक, एल्वियोलाई तक जाएगी, उतनी ही ब्रेन को मिलेगी। ब्रेन को जितनी ऑक्सीजन मिलेगी, उतनी ही हमारी मेमोरी बढ़ेगी, उतनी हमारी फ्रेशनेस बढ़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अगले एपिसोड में हम लेंगे ऐज रिलेटेड, जो फॉरगेटफुलनेस होती है, उम्र के साथ जो हम बढ़ते हैं और हमारी याददाश्त कम होती है, उसके ऊपर विचार करेंगे। जिसमें हम हिप्पोकैम्पस को भी लेंगे, जो हमारे टेम्पोरल रीजन के अंदर स्थापित होते हैं। एक पेड़ होता है हिप्पोकैम्पस, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा, और पूरा देख लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।